हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या चीज़ें जो मैंने करी थी मेरे नीट की प्रिपरेशन के टाइम पर, जो बिल्कुल सही थी, जो उस टाइम के हिसाब से मुझे शायद लग रहा था कि थोड़ी रिस्की हैं, जो अनकन्वेंशनल थी, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल सही निकली एंड आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट कि मैंने वो चीज़ें करी। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहला और जो गलतियाँ बच्चे करते हैं एक्चुअली नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला, आई डिड नॉट फॉलोड माई कोचिंग ब्लाइंडली। किसी भी कोचिंग को अगर आप आंख बंद करके फॉलो करते हो, अगर आप बिल्कुल मान के चलते हो कि जो कोचिंग बोल रही है सब कुछ सही है, तो उसमें हो सकता है कि आपका नुकसान भी हो जाए। कोचिंग्स को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, क्योंकि कोचिंग्स बनाई गई हैं सबके हिसाब से। जब एक कोचिंग अपना स्टडी मटेरियल तैयार करती है तो वो लाखों बच्चों को दिमाग में रख के ही करती है। अब देखिए, किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, तो हमारा कोई कोर्स स्ट्रक्चर्ड तो है नहीं। तो जो हमारे कोचिंग वाले पढ़ा देते हैं हम मान के चलते हैं वो ही सही होगा, और उसी चीज़ को लाखों बच्चे फॉलो करते हैं। बट कोचिंग वाले भी लाखों बच्चों के हिसाब से अपना सिलेबस बनाते हैं, कोर्स बनाते हैं। तो उनको भी पता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती हैं जो कि एक्चुअली एग्जाम के हिसाब से काम की नहीं है, क्योंकि उनको हर बच्चे को लेकर के चलना है। दैट्स वाई जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको जिस जगह पर देखो, हर चीज़ तो हम नहीं कह सकते कि जो कोचिंग ने पढ़ाई है वो गलत है ना। हमको भी पता होता है कि हमें हमें किसी पे तो ट्रस्ट रखना होगा, लेकिन कई बार चीज़ें हमें साफ देख करके समझ में आ रहा होता है कि ये चीज़ बिल्कुल आउट ऑफ लाइन जा रही है, एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे गए। अब जैसे 2025 का पेपर देखने के बाद तो डेफिनेटली बहुत सारी कोचिंग्स ने बहुत टफ पेपर बनाएंगी। फिजिक्स का भी, फिजिक्स भी बहुत हाई लेवल के पढ़ाएंगी, कई कोचिंग्स एच सी वर्मा पढ़ाने लगेंगे, डी सी पांडे पढ़ाने लगेंगी। ठीक है, जबकि हमें साफ समझ में आ रहा है कि 2025 के पेपर में इतना पढ़ने के बाद भी अगर कोई एग्जाम देने बैठा होता तो शायद एग्जाम हॉल में वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाता, टीचर्स से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए एकदम से। सो दैट्स वाई यूज़ योर ओन कॉमन सेंस, दैट्स वॉट आई डिड एट माई टाइम। हमारे टाइम पर बायो बहुत बड़ी हुआ करती थी, कोई एनसीईआरटी नहीं होती थी, लेकिन मैंने क्या किया था कि मैंने सिलेक्टेड और लिमिटेड वो चैप्टर्स छांट लिए थे जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगाना है, हमको कोचिंग को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। सेकेंड थिंग, अगर आपको सोने की आदत जिस टाइम की भी है, अगर आप रात को सोते हो तो रात को सो, अगर आप रात को पढ़ने की आपकी आदत है तो अपनी उस आदत को कंटिन्यू रखना। ज़बरदस्ती इस समय अपनी बॉडी को, शेड्यूल को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश मत करना, उसमें आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। अभी आपको अपना फोकस करना है पढ़ाई पर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकते हो, जितनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, जिस टाइम आपका मन लगे पढ़ो। क्योंकि मुझे आदत थी कि मैं रात भर पढ़ता था। बहुत सारे लोग बोलते थे रात भर पढ़ोगे दिक्कत होगी, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना चाहिए। चूँकि मुझे वो चीज़ कभी समझ में नहीं आई, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कई बार समझाने की कोशिश करी, मुझे वो बात कभी समझ में नहीं आई और मैंने कभी फॉलो नहीं किया। मुझे आज भी रात को लेट तक काम करना पसंद है, तब भी मुझे पसंद था, और दैट आई हैव फॉलोड एंड इट हैज़ बीन प्रूवन साइंटिफिकली कि जिस टाइम पर आपका काम में मन लगे उस टाइम पर ही आपको काम करना चाहिए। अपनी शेड्यूल को ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है। थर्ड चीज़ जो मैंने फॉलो करी वो ये थी कि मैंने कभी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ की रैंक की परवाह नहीं करी। अगर आप कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ की रैंक की बहुत ज़्यादा परवाह करोगे तो आप क्या हो जाएगा, आप टेस्ट सीरीज़ के पीछे ही लगे रह जाओगे। अगर आप बहुत, आपको नॉलेज अच्छा है, आपकी टेस्ट सीरीज़ में रैंक बहुत अच्छी आ रही है, तो एक बहुत अलग बात है। एक नॉर्मल बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली बच्चे जो होते हैं उनकी कोचिंग में रैंक उतनी अच्छी नहीं आ रही होती है, एवरेज रैंक आ रही होती है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप कोचिंग की रैंक की बजाय इस चीज़ पर फोकस करो कि फाइनल एग्जाम में पूछा क्या जाना है। नहीं तो आप टेस्ट सीरीज़ की रैंक पे ही नज़र रखते हुए उनके हिसाब से अपना सिलेबस चलाते जाओगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अगर आपके छूट गए तो वो छूट ही जाएंगे आपके, क्योंकि आप अगले टेस्ट की तैयारी में लग जाओगे। सो फोकस ऑन वॉट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम, नॉट ऑन द टेस्ट सीरीज, नॉट फॉर द टेस्ट सीरीज रैंक। अगर आपकी फिजिक्स छूटती है, थोड़ी बहुत छूट जाने दो, केमिस्ट्री छूटती है, थोड़ी बहुत छूट जाने दो, लेकिन बायो आपको अपनी कंप्लीट करते हुए चलनी है। अगर किसी टेस्ट में आपकी बायो छूट गई है और अगला टेस्ट आपका आने वाला है, तो भी मैं सलाह आपको ये दूंगा कि जो पिछले टेस्ट की बायो छूट गई पहले उसको कंप्लीट करो, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के हिसाब से आपको अपनी तैयारी लेकर के चलनी है। यू शुड फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट एंड यू शुड फोकस ऑन द चैप्टर्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट। और आप अगर टेस्ट सीरीज आपकी फरवरी तक चलनी है तो आपको फरवरी तक अपना सिलेबस नहीं खींचना है। कोशिश करो दिसंबर तक, लेट से लेट जनवरी तक अपना सिलेबस एक बार खत्म कर लो कंप्लीट, ताकि आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का टाइम मिल जाए रिवीजन के लिए। जितना ज़रूरी है सिलेबस कंप्लीट करना, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना। जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन के लिए मिल पाएगा। और रिवीजन क्यों इतना ज़रूरी है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप रिवीजन करना शुरू करोगे। क्योंकि अभी हो सकता है कि बहुत सारे चैप्टर्स आपको जल्दी में करने पड़े, थोड़ा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आपको टाइम कम मिल पाए, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया, अगर आपने चैप्टर एक बार भी पढ़ा हुआ है, आपने थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी हुई है, तो बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा। हो सकता है जिस चैप्टर के लिए जो आपको थोड़ा अभी कम छूटा हो, वो हो सकता है बाद में आपको और आसान लगे, क्योंकि जब सिलेबस चल रहा होता है तब हमें चीज़ें थोड़ी सी टफ लगती
लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता, सिलेबस एक बार हमारा हो जाता है कंप्लीट, तो जो चीज़ें पहले हमें टफ लग रही थी वो आने वाले टाइम में हमें आसान लगती हैं। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी होगा, इनऑर्गेनिक के साथ भी ऐसे ही होगा, बायो के साथ भी ऐसे ही होगा, और फिजिक्स के साथ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसलिए अभी अगर आपको कोई चीज़ टफ लग भी रही है, आपकी छूट रही है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो भी कोशिश ये करो कि आप सिलेबस थोड़ा सा अपना जल्दी कंप्लीट कर लो, ताकि आप रिवीजन पर टाइम ज़्यादा दे पाओ। क्योंकि जब आपका एक बार पूरा सिलेबस हो चुका होगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी कि आपको क्या छोड़ना है और क्या आपको करना है। ओके, एंड सी, वन थिंग आई डिड इज, आई डिड नॉट फॉलोड एनी वंस स्ट्रैटेजी। मतलब हमारे टाइम पर इतना तो बताने वाले लोग होते भी नहीं थे, लेकिन मैंने कभी भी किसी इंसान से अपने आप को कंपेयर नहीं किया, किसी बच्चे से नहीं पूछा कि तुम कैसे तैयारी कर रहे हो, किसी स्टूडेंट से ज़्यादा ये चीज़ें डिस्कस नहीं करी, क्योंकि बहुत लोग, सारे लोग बहुत नेगेटिव होते हैं। आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, उससे आपका अपना फोकस अपनी खुद की स्ट्रैटेजी से हटता है। द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ टू लिसन टू योर सेल्फ। आप लोगों से आइडियाज़ ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि कोई बहुत पॉजिटिव इंसान है, कुछ बोल रहा है, उससे आपको कुछ ढंग का सीखने मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, डिसाइड तो आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। दूसरों की बात सुनने में लगोगे, आप अपने रास्ते से भटक जाओगे, अल्टीमेटली उनका क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप दूसरों के भरोसे चलोगे तो। फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी। गलतियाँ आपसे होंगी, कोई बात नहीं, हो जाने दो, लेकिन एटलीस्ट वो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि जो सही चीज़ें होंगी वो आपको सूट करती हैं, इसलिए आप उनको कर रहे हो। सो फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी। दूसरों से डिस्कस करने मत बैठो। किसी भी एक इंसान की स्ट्रैटेजी दूसरे इंसान पर वर्क नहीं करेगी, हमें अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बनानी पड़ती है। हम इंस्पिरेशन दूसरों से ले सकते हैं, आइडियाज़ दूसरों से ले सकते हैं, पर उनको फॉलो थ्रू कैसे करना है वो तो हमको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, एंड वन थिंग दैट आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इज़ दैट जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरा गोल था कि मैं दी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ले पाऊँ, एम्स दिल्ली ले पाऊँ, लेकिन मैंने पहले से ही अपने मन में बना रखा था कि माई मेन गोल इज़ टू गेट आउट ऑफ दिस नीट रैट रेस। मुझे इस नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करके यहाँ से जाना है। कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिलेगा मैं ले लूँगा, बट माई मेन गोल इज़ टू कि मैं हरदम ये नीट की तैयारी ना करते रहूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 ड्रॉप हो गए थे। मतलब सेकंड ड्रॉप में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, तो तीसरा अटेम्प्ट मेरा ऑलरेडी हो गया था। सो माई मेन गोल वॉज कि मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, मुझे जो कॉलेज मिलेगा मैं ले लूँगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दिस नीट। सो यही मैं सबको बोलता हूँ कि अपना आपका पहला गोल होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है। आपकी उतनी मिनिमम बेसिक तैयारी हो, उसके ऊपर फिर आप जितनी तैयारी कर सकते हो करो। मतलब आपको केमिस्ट्री अपनी अच्छी रखनी है, आपको बायो अपनी अच्छी रखनी है। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी रैंक बढ़ाती है, फिजिक्स आपको सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिक फिजिक्स से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको रैंक अच्छी चाहिए तो ही आपको फिजिक्स अच्छी करने की जरूरत है। इसलिए फिजिक्स की तरह के लिए पागलों की तरफ तभी पढ़ना जब आपका केमिस्ट्री और बायो उतना ही स्ट्रांग हो चुका हो। अगर फिजिक्स की जगह कभी केमिस्ट्री या बायो का पेपर बहुत टफ आ जाए तो भी आप अच्छा स्कोर कर ले जाओ, इतनी तैयारी अपनी ज़रूर रखना। ओके, सो वन थिंग आई डिड दैट आई वुड सजेस्ट एवरीवन इज मेक शॉर्ट नोट्स। लास्ट में आपके पास जब टाइम कम बचता है तब आपके शॉर्ट नोट्स ही काम में आते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट रिवीजन करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। जितने अच्छे आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, जितनी मेहनत आपने शॉर्ट नोट्स में करी होगी, जितना टाइम आपने अपने शॉर्ट नोट्स को दिया होगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है शॉर्ट नोट्स बनाने में, लेकिन बाद में जब आपके शॉर्ट नोट्स आपके एक बार हाथ में हो जाएंगे तो आपकी थ्योरी पार्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाते हो। सो मेक शॉर्ट नोट्स, दे विल हेल्प यू अ लॉट। वन थिंग, जब मैं क्लास 11th में था, माई फिजिक्स वॉज वीक, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मेन कोचिंग जो थी उसके अलावा मैंने क्या किया, एक अलग से छोटी कोचिंग और ज्वाइन करी। बहुत सारे लोग अपने कोचिंग के लिए इतना डिवोटेड होते हैं, इतने ज़्यादा लॉयल होते हैं अपनी कोचिंग के लिए कि उनको लगता है कि कोई भी और कोचिंग ज्वाइन करना, किसी और टीचर से पढ़ना, कोई और मटेरियल देखना गलत है। मैं नहीं मानता ऐसा। आपको जिस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है उस जगह पे स्ट्रैटेजिकली फोकस करो। फिजिक्स में प्रॉब्लम है, कोई और टीचर हायर कर सकते हो, कर लो। कोई और मटेरियल ले सकते हो, ले लो। कोई और वीडियो लेक्चर देख सकते हो, किसी और टीचर का पढ़ाया समझ में आ रहा आप देख लो, क्योंकि कोचिंग के लिए लॉयल्टी दिखाने से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको अपना अपना फ्यूचर देखना है। सो जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, अगर आपके पास पैसा है, आप हायर कर सकते हो, तो दी बेस्ट से बेस्ट टीचर और हायर करो अपने लिए। कोई दूसरी कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, करो जहाँ पे उस सब्जेक्ट को अलग से पढ़ाया जाता हो। कोई वीडियो लेक्चर्स आप ले लो, कोई नया मटेरियल ले लो, बट जब तक आपकी वो कमज़ोरी मिट ना जाए उस चीज़ पर लगे रहो। आपको अपना फ्यूचर देखना है। आपको किसी भी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होकर के काम करने से आपको उसमें नुकसान आपका है, किसी और का नुकसान नहीं है। ओके, सो एंड वो लोग जो क्लास 12th में अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, व्हाट आई डिड इज़ दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट माई बोर्ड मार्क्स। ओके, बोर्ड के नंबरों की मैंने परवाह नहीं करी थी। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो कि बोर्ड में भी नंबर आपके अच्छे हो। पिछले 15 साल 20 साल में मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि बोर्ड में मेरे मार्क्स क्या आए थे।
लोगों ने मुझसे पूछी केवल मेरी नीट की रैंक, या मैं कौन से कॉलेज से पास आउट हूँ, या मैं कहाँ से पीजी कर रहा हूँ, इतनी बात से लोगों को फ़र्क पड़ा। सो अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान डॉक्टर बनने का है तो बोर्ड के मार्क्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप मैनेज कर पा रहे हो, बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। बट आपको एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको नीट की ज़्यादा चिंता है तो फिर आप बोर्ड की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर सकते। आप मैनेज कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं मैनेज कर पाते हो, इट विल नॉट मैटर ए लॉट। अगर आपको नीट ही कंटिन्यू करना है, अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही कंटिन्यू करना है, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई वुड से इज़ दैट कि ये एक ऐसा टाइम है जब आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो अगर आप घर पे रहते हो तो घर के मैटर्स में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आपको अपना फ्यूचर देखना है, आपको अपने आप पर ज़्यादा फोकस करना होगा। सो अगर आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो जहाँ पर आपको टाइम अपने घर पे ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है, तो आई वुड से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद के लिए भी टाइम डिवोट कर सको उतना बेटर है। ओके, अगर आप घर पे रह रहे हो, आप कोई ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो और आप नहीं पढ़ पा रहे हो वहाँ पर, तो आई वुड सजेस्ट कि कोई लाइब्रेरी जाइए, वहाँ बैठ के पढ़िए। क्योंकि देखिए, नीट की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक साधना है, जिसके लिए आपको टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा। और ये ऐसा टाइम नहीं है जब आप और 4 चीज़ों को देख करके चल सको। यू वुड हैव टू फोकस ऑन योर एग्ज़ाम। उसके लिए आपको 7-8 महीने प्रॉपरली डिवोट होकर के देना ही पड़ेंगे। उसके बाद आपको फ्री टाइम मिल जाता है। कॉलेज के टाइम में आप और 4 चीज़ें देख सकते हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख सकते हो। बट राइट नाउ अगर आपको कुछ लॉन्ग टर्म में करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने भाई बहन के लिए कुछ अच्छा करना है, या फिर आपको अपना फ्यूचर भी बनाना है, तो इस समय बहुत ज़्यादा डिवोटेड आपको होकर के केवल अपने पर ही फोकस करना होगा। सो ट्राई टू कंसंट्रेट एज मच एज यू कैन, एंड ट्राई टू लिटिल बिट आइसोलेट योरसेल्फ सो दैट यू कैन स्टडी प्रॉपरली। बहुत सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में और लेकर के नहीं चल सकते। सो एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर फ्रेंड्स, कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते। सो कंसिडरिंग ऑल दैट, बी डिसिप्लिन्ड, keep working hard, focus on the proper strategy, and if you keep going in the right direction with the proper strategy, नीट एग्जाम इज़ नॉट दैट टफ कि इसको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपने मेहनत भी करी और आपकी स्ट्रेटजी गलत है, अगर आपने बहुत ज़्यादा फिजिक्स के पीछे जान लगाने की कोशिश करी जबकि आपने बायोकेमिस्ट्री को छोड़ दिया, अगर आपने बहुत ज़्यादा दूसरों की बातें सुनी, या आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और आपने पढ़ाई नहीं करी, तो ये एग्ज़ाम आपका एक नहीं, आप कितने भी ड्रॉप ले लीजिए, नहीं निकलेगा। सो एक बार जी जान लगा के टाइम दे दो। This exam needs only 1 year, one proper year of preparation with right strategy, and you can clear the exam very easily. Thank you.